हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 को। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं लेखा शास्त्र के अध्याय 7 को। तो लेखा शास्त्र के अध्याय 7 में दिया हुआ है खाता बही दिया हुआ है। तो खाता बही वाले टॉपिक में कुछ एक एक नंबर दो दो नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ना, जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो उन टॉपिक को पहले देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है ये है शब्दावली, है ना। शब्दावली के अंदर छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि खाता बही क्या होता है। अगर आपसे पूछता है कि खाता बही क्या होता है, तो खाता बही का जो परिभाषा है उसको आपको किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिसाब किताब की वह प्रमुख बही जिसमें जर्नल से उतारे गए समस्त लेन देनों को वर्गीकृत कर तिथिवार भिन्न भिन्न खातों में संक्षिप्त रूप में दर्ज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? खाता बही कहते हैं। खतौनी, अगर आपसे पूछता है कि खतौनी क्या है, तो खतौनी क्या है, तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? जनरल एवं सहायक बहियों में दर्ज किए गए लेन देनों को खाता बही में उतारना ही क्या कहलाता है? खतौनी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है पृष्ठांकन। तो पृष्ठांकन क्या होता है? जनरल से खाता बही में लेन देन की खतौनी करते समय जनरल का पृष्ठ संख्या खाता बही में और जनरल में खाता बही का पृष्ठ संख्या अंकित करने की क्रिया यह परस्पर संदर्भ जानने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे से और को का प्रयोग कब करते हैं। तो से और को का प्रयोग कब करते हैं? तो से का प्रयोग देखो, डेबिट और क्रेडिट, है ना, दो पक्ष होते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये से और को क्या है, परिभाषा तो पूछेगा नहीं। से का प्रयोग कब किया जाता है, अगर इतना पूछता है तो आपको बस इतना जानना है कि से का प्रयोग जब डेबिट के पक्ष होता है तो अब से का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्रेडिट के पक्षों को दर्शाना होता है, क्रेडिट वाला, है ना। तो क्रेडिट के पक्ष के लिए आपको क्या प्रयोग करना है? को का प्रयोग करना है। इसके बाद देखो डेबिट शेष। यदि किसी खाते का डेबिट पक्ष का जोड़ क्रेडिट पक्ष के जोड़ से अधिक हो जाता है तो अंतर की राशि डेबिट शेष कहलाती है। इससे पहले वाले जो अध्याय है उसमें हमने देखा था ना, शेष, डेबिट शेष और क्रेडिट शेष, है ना। डेबिट शेष और क्रेडिट शेष हमने देखा था। अक्सर क्रेडिट वाले साइड में क्या हो जाता था? कम हो जाता था, होता था ना, कम हो जाता था। तो क्रेडिट वाले साइड को मैनेज करने के लिए क्या करते थे? जो डेबिट का जो पैसा आया है उससे क्या करते थे? घटा देते। घटाने पर क्या निकल जाता था? क्रेडिट का पैसा। अब वही क्रेडिट के पैसे को कहाँ पे दिया जाता था? डेबिट के साइड में, कि इतना शेष बचा है, ठीक है। क्रेडिट शेष देखो, यदि किसी खाते का क्रेडिट पक्ष का जोड़ डेबिट पक्ष के जोड़ से अधिक हो जाता है तो अंतर की राशि क्रेडिट शेष कहलाती है। अभी तक तो ऐसा कोई प्रश्न हमने देखा नहीं कि क्रेडिट शेष जो है वो डेबिट से अधिक हो, है ना। इससे पहले वाले जो अध्याय था उसमें हमने देखा था कि क्रेडिट की राशि जो है वो डेबिट से हमेशा कम होती थी, लेकिन इसमें कहा है कि क्रेडिट वाला जो है इस बार ज़्यादा हो जाएगा, किससे? डेबिट से। तो देखेंगे अगर उससे संबंधित प्रश्न रहेगा तो, है ना। चलो आगे देखो। इसके बाद है सीधी खतौनी। स्मरण पुस्तिका का स्मरण पुस्तिका या रफ बही से सीधे खाता बही में लेन देनों का अभिलेखन करना ही क्या कहलाता है? सीधी खतौनी कहलाता है। इसके बाद देखो अंतिम रहतिया। इसे हमने कई बार पढ़ा है ना, अंतिम रहतिया, यहाँ भी आ रहा है। देखो अंतिम रहतिया क्या होता है? जो माल वर्ष के अंत में बिकने से या निर्माण कार्य से उपयोग होने से बच जाता है उसे हम अंतिम स्कंध या रहतिया कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ पहले ही हमने पढ़ लिया है, अंतिम रहतिया। तो जो ये खाता बही वाला जो अध्याय है ना, आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से अब मुख्य रूप से आपका जो पाठ है वो शुरू हो रहा है, आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये खाता बही है, इसमें हम पिछले जितने भी अध्याय हैं उनसे संबंधित जितने भी टॉपिक है उनको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, है ना। उसमें हमने छोटे स्तर में पढ़ा था, अब इसमें क्या होगा कि सबको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो मर्ज कर दिया जाएगा मतलब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेगा। तो कह सकते हो कि यहाँ से अब आपका अध्याय शुरू हो रहा है, ठीक है। अध्याय 1 से लेकर 6 तक तो पूरा बेसिक ही था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। हाँ, मान लेते हैं कि अध्याय 7 थोड़ा अलग तरीके का था, तो अध्याय 7 थोड़ा अलग था। बाकी सारे अध्याय जो है जो खाता बही है इसमें आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक दिया हुआ है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं, ये फालतू है, ठीक है। मुख्य मुख्य जो टॉपिक है उसे हमने देख लिया है और संबंधित टॉपिक रहेगा उसको
आगे देखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे खाता बही का अर्थ एवं परिभाषा। अभी हमने जस्ट पढ़ा है खाता बही का अर्थ और परिभाषा, फिर भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ होगा, देख लेते हैं इसको। खाता बही व्यापार की प्रमुख बही है। इस बही में विभिन्न प्रकार के खातों को उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग नामों से खोला जाता है तथा खोले गए खातों में उनसे संबंधित व्यवहारों को संकलित कर तिथिवार क्रम से लिखा जाता है। इस बही को अंतिम लेखे की बही भी कहा जाता है, क्योंकि व्यवहारी का लेखांकन खाता बही में करने के बाद उन्हें अन्य किसी बही में दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। खाता बही के प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या अंकित होती है, जिसका उपयोग नकल बही तथा अन्य सहायक बहियों में लेखा करते समय किया जाता है। इस बही के प्रारंभिक पृष्ठ पर खातों की एक सूची बनाकर प्रत्येक खाते के सम्मुख उसकी पृष्ठ संख्या को लिखा जाता है, जिससे यह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है कि किस खाते का विवरण पृष्ठ पर प्राप्त होगा। इसके बाद देखो परिभाषा। अब अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से खाता बही का परिभाषा बताया है ना, अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताए हुए हैं। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से खाता बही के परिभाषों को इन व्यक्तियों के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो एक तो है श्री जे.आर. बाटली बॉय के अनुसार, है ना। तो इन्होंने अपने अनुसार खाता बही का परिभाषा किस प्रकार से बताया, देखते हैं। खाता बही हिसाब किताब की प्रमुख पुस्तकें हैं और इसी पुस्तक में व्यापार के समस्त व्यवहारों को अंत में यथास्थान उनसे संबंधित लेखों में वर्गीकृत रूप से लिख दिया जाता है। ठीक है, इनके अनुसार अगर प्रश्न पूछता है कि बाटली बाय के अनुसार परिभाषित कीजिए खाता बही को, तो आपको सेम टू सेम लिखना है, सेम टू सेम। ठीक है, इसमें जो लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। अगर किसी के अनुसार पूछा जाता है ना प्रश्न में, तो आपको उसी के हिसाब से सेम टू सेम लिखना है। लेकिन अगर इसमें सिर्फ इतना पूछता है कि आप खाता बही को परिभाषित कीजिए, लेकिन किसी के अनुसार नहीं लिखा है ना, तो आप किसी के भी अनुसार परिभाषित कर सकते हैं। आपको जो समझ में आता है उस हिसाब से भी आप खाता बही को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद है श्री विलियम पिकिल्स। इसके अनुसार तो इन्होंने अपने अनुसार किस प्रकार से खाता बही को परिभाषित किया, देखते हैं। लेखा पुस्तकों में खाता बही सबसे महत्वपूर्ण बही है और जो लेखे जनरल अथवा इसकी सहायक बहियों में किए जाते हैं उनका निर्दिष्ट स्थान यह बही होता है। इसके बाद अगला देखो, श्री स्टैनले और रोलैंड के अनुसार दिया है ना। इसके अनुसार देखते हैं, तो लेखांकन की प्रमुख पुस्तक खाता बही है। इसका प्रत्येक पृष्ठ खड़े रूप में 2 भागों में बांटा जाता है, बायां भाग डेबिट, दायां भाग क्रेडिट, जिसमें खातों का वर्णन अंकित किया जाता है। इसके बाद देखो एक और व्यक्ति है श्री बीजी बिक्री ने खाता बही को विस्तार से परिभाषित किया है। खाता बही हिसाब किताब की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनमें सब सौदे को संक्षिप्त एवं वर्गीकृत रूप में लेखा किया जाता है। इसे विभिन्न भागों में बांटा जाता है जिन्हें खाते कहा जाता है। इनमें प्रत्येक खाते के लिए साधारण एक पृष्ठ दिया जाता है, यद्यपि यह 2 या अधिक पृष्ठ तक भी ले जाया जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कई खाते एक ही पृष्ठ पर बना लिए जाए। प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या पड़ी रहती है। किसी भी खाते को इनमें बनी अनुक्रमणिका के आधार पर आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसके बाद एक और है यहाँ पे, है ना। ये एक सिंपल और साधारण तरीका है जहाँ ये जो बताया है ये आप चाहो तो इसको भी अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि ये जो है किसी के अनुसार नहीं है और आपको जो भी अच्छा लगे ना उनके हिसाब से आप याद कर सकते हो। लेकिन एक कन्फ्यूजन ये होगा आपको कि अगर किसी के अनुसार कहा जाता है तो क्या उसी के अनुसार लिखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अभी हमने 4-5 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से दिया है। अगर उनका नाम आता है परीक्षा में और कहता है कि इन्हीं के हिसाब से आपको लिखना है, तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा उन्हीं के हिसाब से कि वो खाता बही को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो आप बताओगे कि बाटली बाय के अनुसार, है ना, जो व्यक्ति उनके अनुसार इन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है। लेकिन प्रश्न अगर इस प्रकार से नहीं होता है
सिर्फ इतना पूछता है कि खाता बही को परिभाषित कीजिए, तो जिसके भी अनुसार आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। इसमें कोई मतलब नंबर कटने की, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटता है, कह सकते हो, कटेगा भी नहीं इसमें नंबर। ठीक है, तो जब भी किसी के अनुसार कहा जाता है तो उन्हीं के अनुसार लिखना है। अगर नहीं कहता है तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगता है उसका सटीक उत्तर, खाता बही का परिभाषा जो सटीक रहेगा उसी को आपको लिखना है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। व्यक्ति वस्तु तथा आय व्यय से संबंधित विभिन्न प्रकारों के खातों को रखने व उनमें उनसे संबंधित व्यवहारों का लेखा करने के लिए उपयोग की जाने वाली बही खाता बही कही जाती है। इसे प्रपंजी या लेजर भी कहते हैं। ये तो सब सिंपल था, है ना। अभी अध्याय पूरा तरीके से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप ये कह सकते हो कि अभी भी हमने सिर्फ बेसिक ही जानकारी पढ़ा है। जब अध्याय को पूरा तरीके से हम स्टार्ट करेंगे तो 7.3 से ही यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, 2 नंबर 3 नंबर में आने वाले। और यहाँ पे ये जो प्रश्न दिखा है, मतलब ये जो टॉपिक जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 3 से 4 नंबर में आने वाले टॉपिक हैं। तो देखते हैं नकल बही और खाता बही में अंतर। ठीक है, नकल बही क्या होता है, खाता बही क्या होता है। तो यहाँ पे अंतर का आधार बताया। जैसे कि पहला जो अंतर का आधार है ये पुस्तक का प्रकार है। पुस्तक के प्रकार के आधार पर नकल बही को देखते हैं पहले। तो नकल बही क्या होता है, पुस्तक के प्रकार के अनुसार नकल बही प्रारंभिक लेखों की पुस्तकें हैं, बस इतना ही इसमें। जबकि पुस्तक के प्रकार में खाता बही को देखेंगे तो क्या होगा, खाता बही वर्गीकरण की पुस्तक है। दोनों में डिफरेंस मिल गया, एक वर्गीकरण की पुस्तक है, एक प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है। अब दूसरा देखो, लेखों का आधार। नकल बही में स्मारक बही का सहायता से अथवा स्वतंत्र रूप से सौदे का लेखांकन किया जाता है। जबकि खाता बही में क्या होता है, खाता बही में नकल बही अथवा अन्य सहायक बहियों के आधार पर लेखे किए जाते हैं। तीसरा है लेखों का आकार। इस बही में सौदे का लेखा विस्तार से किया जाता है, जबकि खाता बही में इस बही में प्रत्येक सौदे को संक्षिप्त एवं एकत्रित रूप से किया जाता है। चौथा है सौदे की व्याख्या। इस बही में प्रत्येक सौदे की प्रविष्टि के साथ उसकी जानकारी व्याख्या के रूप में लिखी जाती है। खाता बही में सौदे की व्याख्या नहीं लिखी जाती है। फिर पांचवा, लेखा विधि। इस बही में प्रत्येक सौदे को तिथिवार पृथक पृथक रूप से लिखा जाता है। इसमें समान स्वभाव वाले सौदे को समूहबद्ध कर तिथि क्रम से लिखा जाता है। फिर छठवां, उपयोगिता। और सातवां क्या दिया हुआ है, स्थायित्व। तो छठवां को देखते हैं। इस बही का उपयोग सौदे के प्रारंभिक लेखांकन में ही किया जाता है। प्रारंभिक लेखों के बाद यह बही अधिक उपयोगी नहीं होती है। जबकि खाता बही क्या होता है, खाता बही अंतिम लेखों की पुस्तक है, अतः व्यापार में इसका उपयोग बार बार करना पड़ता है। सातवां देखो, स्थायित्व। स्थायित्व नकल बही पहले देखते हैं। नकल बही प्रारंभिक लेखों की पुस्तकें हैं, जिसे एक अस्थायी अभिलेख के रूप में जाना जाता है। जबकि खाता बही क्या होता है, खाता बही को एक स्थायी अभिलेख के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद सौदे का लेखांकन अन्य बही में नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से खाता बही के 7.1 और 7.2 को मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था, इसलिए पढ़ के आपको बताया गया है। समझाने वाली बात जो है वो 7.3 से शुरू होगा। तो मुख्य जो टॉपिक है 7.3 में है, तो हम 7.3 से जो अध्याय है वो कंटिन्यू करेंगे।